नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल विज्ञान पर। यहाँ मैं हिंदी किताबों से जुड़े वीडियोस अक्सर बनाता रहता हूँ और अगर आपको हिंदी किताबें पढ़ने का शौक़ है तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। और आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से एक तमस के बारे में। इसे भीष्म साहनी जी ने लिखा था और इसके लिए सन 1975 में उन्हें साहित्य अकादमी की तरफ से राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं भीष्म साहनी जी पर एक वीडियो पहले से बना चुका हूं और हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों पर भी मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं। उन दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का किताबी सफ़र। तमस की पृष्ठभूमि आज़ादी के साल यानी कि 1947 के मार्च के उन 5-6 दिनों की है जब रावलपिंडी या उसके आसपास के शहरों में हिंदू मुसलमान के दंगे हुए थे। और अंग्रेज़ों की विभाजनकारी नीतियों के कारण देश के बंटवारे से पहले ही हिंदू और मुसलमान बंट चुके थे। किताब की शुरुआत दंगा कराने की पूर्व नियोजित योजना से होती है और किताब की शुरुआत में ही हमें ये मालूम चल जाता है कि दंगा कराने वाले लोग पर्दे के पीछे हैं और दंगा करने वाले लोग आमने सामने। यानी कि दंगा हो नहीं रहा, कराया जा रहा है और तनाव बढ़ नहीं रहा, बढ़ाया जा रहा है। और हिंदू मुसलमानों के बीच की खाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि तर्क और विवेक से चीज़ों को समझने या समझाने की गुंजाइश अब नहीं रह गई है। और अब बात करते हैं कि मुझे ये किताब इतनी अच्छी क्यों लगी। उपन्यास बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है और इतने रोमांचक तरीके से लिखा गया है कि यदि आपके पास में वक्त है तो आप इसे एक ही सिटिंग में पढ़ देंगे। और मैंने जब ये उपन्यास पहली बार पढ़ा था तो मुझे याद है कि मैं रात को 10 बजे इसे लेके बैठा था और सुबह 3:30 बजे तक मैंने इसे पूरा पढ़ डाला था। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसकी भाषा भले ही सरल हो मगर इसमें भाव एकदम अव्वल दर्जे के हैं। और मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार ये हरनाम और बंतों वाला पार्ट पढ़ा था तो मैं रो पड़ा था। दूसरी बात जो मुझे इस किताब में बहुत अच्छी लगी वो ये कि विभाजन पर और जितनी भी किताबें या कहानियाँ लिखी गई हैं उनमें विभाजन को लेकर जो इमोशनल एंगल है उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। जैसे कि कोई किरदार है, उसका घर बार या नाते रिश्तेदार पीछे छूट गए। जो विभाजन के दौरान हिंसा हुई थी उस पर बहुत कम किताबें बात करती हैं और तमस इस बारे में ना सिर्फ बात करती है बल्कि वो हिंसा को होते हुए भी दिखाती है। और जिस तरह की हिंसा हमें तमस में देखने को मिलती है वो शायद ही हिंदी साहित्य में कहीं और देखने को मिलती है। और न सिर्फ हिंसा बल्कि उसके पहले का बिल्डअप कि कुछ होने वाला है, इसका सन्नाटा, ये बहुत बेहतरीन तरीके से हमें पढ़ने का मौका मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि भीष्म साहनी जी नाटक भी लिखा करते थे इसलिए वो जो सीन हैं हिंसा वाले उनमें वो जान फूंकने में कामयाब रहे हैं। और जो हिंसा के कुछ सीन हैं वो इतने ज़बरदस्त तरीके से लिखे गए हैं कि जब मैं उन्हें आज भी याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तमस की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें कोई भी केंद्रीय पात्र नहीं है। अगर विभाजन की एक और किताब जैसे ट्रेन टू पाकिस्तान जो कि खुशवंत सिंह जी ने लिखी थी उसकी बात करें तो उसके केंद्र में एक पात्र था और पूरी कहानी जो विभाजन की है या दंगों की है वो उस पात्र के माध्यम से बताई गई है। पर तमस में कोई भी ऐसा पात्र नहीं है और अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई केंद्रीय पात्र नहीं होता तो कहानी बिखर जाती है और हम इमोशनली कहानी के साथ में कनेक्ट नहीं कर पाते। पर तमस यहाँ पर सफल रही है, हम कहानी के साथ में इमोशनली कनेक्ट भी करते हैं और हमें कहानी का एक पैनोरामिक व्यू मिलता है। मतलब कि हमें दूर से देखने का मौका मिलता है कि पूरे उपन्यास में, पूरी किताब में क्या क्या हो रहा है। और हमें एक पाठक के तौर पर दंगों को एक हिंदू, मुसलमान, सिख, आदमी, औरत, अमीर, गरीब, हर किसी के एंगल से देखने का, समझने का और महसूस करने का मौका मिलता है। तमस के बारे में एक और खूबसूरत बात यह है कि इसे भीष्म साहनी जी ने बहुत नायाब तरीके से लिखा है। यानी कि वो एक चैप्टर में किरदार की कहानी शुरू करते हैं, फिर उसे अधर में छोड़ देते हैं, फिर नए चैप्टर में नए किरदार की कहानी शुरू करते हैं और फिर कुछ चैप्टर्स के बाद उस पुराने वाले किरदार की कहानी फिर से शुरू करते हैं। तो जब आप बहुत सारे चैप्टर्स के बाद वापस उस किरदार के बारे में पढ़ते हैं तो एक अपनापन भी लगता है और साथ में एक जिज्ञासा भी होती है कि इस किरदार की कहानी कहाँ तक पहुँच चुकी है। और क्योंकि बीच में आप कहानी में बहुत कुछ होते हुए देख चुके हैं इसलिए इस किरदार के साथ में बीच में जो कुछ भी हुआ था या जो कुछ भी हो रहा है आप उससे रिलेट कर पाते हैं और ये एकदम अलग तरह का एक्सपीरियंस है और इससे किताब बहुत इंटरेस्टिंग बन पड़ी है और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एक और बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि भीष्म साहनी जी ने इसमें सब कुछ बिना पक्षपात के दिखाया है। यानी कि उन्होंने दिखाया है कि बंटवारे के समय सभी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। इसमें हिंसा करने वाले भी सभी धर्मों के थे और उनमें बेकसूर मरने वाले भी सभी धर्मों के थे और हिंसा से जिनका फ़ायदा हो रहा था वो भी सभी धर्मों के थे। और तमस के बारे में मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये कि इसमें भीष्म साहनी जी ने कोई भी फिलॉसफी नहीं झाड़ी। यानी कि उन्होंने इस बात पर कोई भी लेक्चर नहीं दिया कि क्या सही है और क्या गलत है। अक्सर ऐसे टॉपिक्स पर जब कोई बुक्स लिखी जाती हैं या मूवीज़ बनती हैं तो उनमें लेखक एक लंबा चौड़ा भाषण अमन, शांति और भाईचारे पर देते हैं, लेकिन भीष्म साहनी जी इससे बचते हैं
और इसीलिए इनके कैरेक्टर रियल लगते हैं और उनके साथ जो हो रहा है हम उन्हें महसूस करते हैं। और एक चीज़ की भीष्म साहनी जी को जो भी इस किताब में दिखाना था वो उसे अपने किरदारों के थ्रू होते हुए दिखाते हैं, ना कि उसके बारे में आपको बताते हैं। अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं तो अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी अनेक, आयुष्मान खुराना की, जिसके डायरेक्टर थे अनुभव सिन्हा। वो उत्तर पूर्व भारत की समस्याओं पर केंद्रित थी और उसकी फिल्म की मंशा बहुत अच्छी थी, पर उस फिल्म में एक्शन तो बहुत कम था, यानी चीज़ें होते हुए तो बहुत कम दिख रही थी और लोग बैठ के भाषण बड़ी ज़्यादा कर रहे थे, वो ज्ञान बहुत दे रहे थे। और इसी चक्कर में जो दर्शक थे वो भी बोर हुए, फिल्म भी नहीं चली और जो हमारा जो कनेक्शन बनना चाहिए था फिल्म के साथ में वो बन भी नहीं पाया। पर भीष्म साहनी जी इससे बचते हैं, वो हमें चीज़ों का ब्यौरा नहीं देते, वो हमें उनके बारे में बताता नहीं है और वो हमें कोई सही गलत का ज्ञान भी नहीं देते, ना कोई फिलॉसफी झाड़ते हैं। वो जो कुछ भी हो रहा है वो वैसा का वैसा अपने किरदारों के एक्शंस के थ्रू हमें दिखाते हैं और ये बहुत बड़ी बात है और ये इस बुक का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। थॉमस में जो मुझे एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी वो ये कि इसमें लोगों के दोगलेपन को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, यानी कि लोगों को दूसरे धर्मों के लोगों से तो नफरत है पर दूसरे धर्मों की गरीबों से ज़्यादा नफरत है। जैसे कि शाहनवाज वो रघुनाथ या उसकी बीवी की तो मदद करता है पर उनके नौकर मिल्खी को लेकर उसके मन में कोई भी सहानुभूति नहीं है। इसी तरह से लोगों को अपनी जान या अपने सामान की तो बहुत चिंता है पर अपने नौकरों की जान की वो बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। जैसे कि लक्ष्मी नारायण जी वो बहुत ही भयभीत हैं कि उनका बेटा रणवीर घर से बाहर है और दंगे हो रहे हैं। इस वक्त रणवीर को घर से बाहर नहीं होना चाहिए था, पर इसके बावजूद वो अपने नौकर नानकों को घर से बाहर अपने काम के लिए भेज देते हैं। इसमें दोगलापन एक और तरीके से दिखाया गया है कि जो लोग सालों से साथ रहते हुए आए हैं और एक दूसरे की हमेशा मदद करते हैं और दंगे से पहले जो कहते थे कि तुम तक पहुंचने के लिए लोगों को हमारी लाशों पर से गुजरना पड़ेगा, वही लोग दंगे के दौरान जरा जरा सी बात पर आग बबूला हो जाते हैं, एक दूसरे की मदद नहीं करते और यहाँ तक कि एक दूसरे के खून के प्यासे भी हो जाते हैं। इस उपन्यास के द्वारा भीष्म साहनी जी इस सवाल का भी जवाब देते हुए नजर आते हैं कि क्या देश का बंटवारा रोका जा सकता था। किताब की पृष्ठभूमि आज़ादी के पहले मार्च महीने में सेट करके वो शायद यही दिखाना चाहते हैं कि देश तो बंटवारे से बहुत पहले ही बढ़ चुका था और ये किताब बंटवारे से बहुत पहले ही बढ़ चुके लोगों की कथा है। और इस किताब में एक अजीब सा अंतर्विरोध दिखता है कि जो लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं वो धर्म के नाम पर आपस में भी लड़ रहे हैं। और जाते जाते आपको इस बात की भी जानकारी दे दूं कि सन 1987 में गोविंद निहलानी जी ने इस किताब पर एक टेलीफिल्म भी बनाई थी जो कि खासी लोकप्रिय रही थी और जिसमें हरनाम सिंह का किरदार खुद भीष्म साहनी जी ने निभाया था और बहुत ही उम्दा दर्जे की टेलीफिल्म है। अगर आपको वक्त मिले तो ज़रूर देखिएगा। तो ये था मेरा वीडियो और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे हौसला मिलता है और मुझे ये भी मालूम चलता है कि आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल के बारे में और लोगों को बताइएगा और अगर आपके पास में अभी वक्त है तो आप मेरे ये दोनों वीडियोज़ भी देख सकते हैं।